आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों को सीएनबीसी आवाज की तरफ से कृष्ण जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। चलिए अब शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में जोश। मेटल, रियलिटी, आईटी शेयरों में खरीदारी। एनर्जी, पीएससी, इंफ्रा इंडेक्स बढ़त पर बंद। सेंसेक्स 612 और निफ्टी 187 अंक चढ़ा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में बवाल। पहली लिस्ट पर ही बड़ा पंगा। 3 बार सुधार के बाद भी हंगामा जारी। पहले दौर में लड़ेंगे 16 उम्मीदवार। लद्दाख में 5 नए जिले। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश समेत एनडीए शासन वाले दूसरे राज्य भी लागू करेंगे नई स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार जल्द जारी करेगी एफएक्यूज। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जगह बाढ़ जैसे हालात। 3 जिलों को छोड़कर पूरे गुजरात के लिए रेड अलर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेंद्र पटेल से बात कर सभी मदद का दिया भरोसा। रूस और यूक्रेन में टकराव और बढ़ा। रूसी शहर सारातोव पर यूक्रेन ने किया ड्रोन अटैक, तो कीव पर पुतिन ने धनाधन दागे मिसाइल। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। जन्मोत्सव कार्यक्रम के लिए मंदिरों में विशेष तैयारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में किए दर्शन। चलिए आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। शानदार ग्लोबल संकेतों से आज बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 612 पॉइंट चढ़कर 81,698 पर और निफ्टी 187 पॉइंट चढ़कर 25,011 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। डिटेल्स लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि आज किन सेक्टर्स में तेजी और कहां पर दबाव दिखाई दिया? देखिए, अगर आज बाजारों की बात की जाए तो एक बढ़िया तेजी तो मार्केट्स के अंदर देखने को मिली और लगातार जारी है। 5वां सेशन जबकि बाजार में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा और इस तेजी में जो पार्टिसिपेशन था वो आईटी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा और एक शानदार तेजी आईटी में रही। बैंक्स थोड़ा सा बैकफुट पे रहे, लेकिन खरीदारी थी मेटल में, रियल्टी में, आईटी में, जहां पर एक अच्छे अपमूव देखने को मिल रहे थे। मार्केट्स उसी को ही कैरी करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सो ओवरऑल एक अच्छा सेशन और ऑल टाइम हाई के करीब ही कहीं मार्केट जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल, तो 25,000 के पार निकलकर निफ्टी नए हाई की तैयारी में है। तेजी के इस बाजार में एफपीआईज म्यूचुअल फंड का फोकस कहां है, किन शेयरों में उनके सबसे ज्यादा पोजीशन है? डिटेल्स लेते हैं सुमित से। तो सुमित, बताएं क्या है जानकारी आपके पास? तो 25,000 पर बाजार और कहां पर इस तेजी में एफपीआईज और म्यूचुअल फंड बेट कर रहे हैं, एक एक करके वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। जहां पर बाजार तो 25,000 पर पहुंचा और मिड कैप स्मॉल कैप अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। इस साल अब तक निफ्टी करीब 15% का एक शानदार रिटर्न दे चुका है। लाइकवाइज मिड कैप स्मॉल कैप भी रफली 27% के आसपास की एक बढ़िया रिटर्न दे चुका है। 2 नए एंट्रेंट भी निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसमें एक ट्रेंट करीब 57,000 करोड़ वर्थ के शेयर एफपीआईज बेट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी करीब 21,000 करोड़ वर्थ के शेयर यहां पर बेट कर रहे हैं। और दूसरा नाम है बीईएल, करीब 38 से 39,000 करोड़ वर्थ के शेयर यहां पर एफपीआईज बेट कर रहे हैं। 36,000 करोड़ वर्थ के शेयर म्यूचुअल फंड भी बेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लार्जेस्ट एफपीआईज की बेट किन स्टॉक्स पे है, जरा वो भी देख लीजिए। एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ी बेट, करीब 5 लाख करोड़ वर्थ के शेयर। रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरा सबसे बड़ा नाम, आईसीआईसीआई बैंक 3 लाख करोड़, इन्फोसिस 2.5 लाख करोड़ और भारतीय एयरटेल करीब 3 लाख करोड़ वर्थ के शेयर एफपीआईज ने बेट कर रखे हैं। इसके अलावा जो नॉन निफ्टी स्टॉक में सबसे बड़ा नाम है वो है जोमैटो, 1 लाख करोड़ रुपए वर्थ के शेयर यहां पर एफपीआईज ओन करते हैं। इसके अलावा ट्रेंट, वरुण बेवरेजेस, अदानी ग्रीन 50 से लेके 57,000 करोड़ वर्थ के शेयर एफपीआईज की तरफ के पास है। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर, इंडिगो, बीईएल और अदानी पावर करीब 40,000 करोड़ से लेकर 47,000 करोड़ वर्थ के शेयर एफपीआईज इन 4 कंपनियों के अंदर अलग अलग ओन करते हैं। म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी बेट है एचडीएफसी बैंक, करीब 2.5 लाख करोड़ वर्थ के शेयर।
आईसीआईसीआई बैंक 2 लाख करोड़, रिलायंस 1.5 लाख करोड़, इन्फोसिस 1.25 लाख करोड़ और भारतीय एयरटेल करीब करीब 1 लाख करोड़ वर्थ के शेयर म्यूचुअल फंड भी ओन करते हैं इन कंपनीज में। इसके अलावा सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड की बेट है बीईएल के ऊपर, करीब 36,000 करोड़ वर्थ के शेयर, जोमैटो 28,000 करोड़, इंडिगो करीब करीब 22,000 करोड़, डीमार्ट 21 से 22,000 करोड़ वर्थ के शेयर म्यूचुअल फंड ओन करते हैं। इसके अलावा टीवीएस मोटर, ट्रेंट, पीएफसी, संवर्धना मदरसन 19,500 करोड़ से लेकर 21 से 22,000 करोड़ वर्थ तक के शेयर यहां पर म्यूचुअल फंड भी इन पे ओन करते हैं। तो तमाम आंकड़े म्यूचुअल फंड और खासतौर से एफपीआई की होल्डिंग को लेकर 25,000 के इन लेवल्स पर। हमारी मार्केट बहुत स्ट्रांग है, हमारी मार्केट हमारे फ्लोस पर चल रही है, हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, तो आपको वो जो सिप और डिप वाला फॉर्मूला है वो नहीं भूलना है। मैं फिर कहूंगा कि आज फिर एक और मौका होगा। अगर आज आपको 200-250 पॉइंट नीचे दिख रहा है तो फिर थोड़ा सा निफ्टी ETF ऐड करने का एक अच्छा मौका होगा। पोजिशनली 23,893 के स्टॉप के साथ अगर इस मार्केट में मुझे लग रहा है कि लॉन्ग बनाया जाए तो पॉसिबिलिटी है कि अगस्त में आपको वापस ऑल टाइम हाई भी दिख जाइए। इस मार्केट में जो आपकी बेसिक ट्रेड है वो है कि रीसेंट लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और अगस्त में नए हाई की तैयारी कर लीजिए। मेरा ये मानना है कि मार्केट में करेक्शन खत्म हुआ है, एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, आज का मूव बहुत शानदार है और अब मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है कि अगस्त में हम ऑल टाइम हाई लगाएंगे। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और खबरों से घबराना नहीं है और डिप मिले और जोन मिले बाय करने का उसको रिस्पेक्ट करिए। 8 अगस्त को एक व्यू लिया गया था इस चैनल पर कि निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट करेगा और अगस्त में ही ऑल टाइम हाई हिट करेगा। तब निफ्टी करीब 24,100 पर था और इस मार्केट की सबसे बड़ी फोर्स रिटेल, सबसे बड़ी फोर्स, अब कोई सेकंड या थर्ड नहीं है, रिटेल नंबर 1 फोर्स है इस समय मार्केट की और वो नहीं डरे और उन्होंने हर गिरावट में खरीदारी की। ये मेरा रीजन था बुलिशनेस का। तो इस हफ्ते बाजार की नजर RIL की AGM पर रहेगी जो कि 29 अगस्त को होगी। इस AGM में कहां फोकस रह सकता है, ब्रोकरेज हाउस क्या अनुमान लगा रहे हैं, ये बताने के लिए जुड़ रहे हैं यतिन मोहता। तो यतिन बताएं, रिलायंस AGM पर ब्रोकरेज का अनुमान क्या कह रहा है? तो देखिए, ये AGM है जो कोविड के लगभग 5 साल बाद होने वाली है और जब कोविड का समय था तभी कंपनी ने एक बड़ा स्टेक सेल किया था अपने 2 बिजनेसेस में, रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो। तो ऑब्वियसली मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिलायंस जियो हो या रिलायंस रिटेल हो, कहाँ आपको IPO आता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहाँ वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई पड़ेगी। और आज की अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ें तो न्यू एनर्जी बिजनेस है जहां कंपनी एक बड़ा कारोबार कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में, ग्रीन हाइड्रोजन में और दूसरे रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो क्या उसका IPO आ सकता है, वहां अनलॉकिंग देखने को मिल सकती है क्या? तो कहीं ना कहीं इसको लेके जो सवाल हैं वो AGM में आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहरहाल वो तो मीडिया स्पेकुलेशन है, लेकिन जो ब्रोकरेजेस है उनकी क्या राय है वो जान लेते हैं। CLSA का मानना ये है ये एक स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर सकता है, टारगेट 3,300 रुपये रखा गया है और कहीं ना कहीं ये तीसरा साल है जहां आप देखेंगे न्यू एनर्जी बिजनेस जो है ये एक वर्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोजेक्ट्स काफ़ी स्मूथली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कंपनी जो सोलार अपनी जो PV गीगा फैक्ट्री है वो एंड ऑफ 2024 लॉन्च करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा केपेक्स है जिसका निवेश 3 सालों से हो रहा है उसकी अब एक कैश फ्लो आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी और करीब करीब $1 बिलियन यानी 8,500 करोड़ रुपए कंपनी ने खर्चा कर दिया है इस सोलार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। तो AGM क्या चाहती है इस पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर शायद वहाँ क्लैरिटी है, ऐसा उनका मानना है। कोटक का भी यहाँ टारगेट जो है 3200 रुपये है। कोटक का मानना ये है कि जो टेलीकॉम केपेक्स है वो हाई रह रहा है, लेकिन अगर हम रियल एस्टेट केपेक्स की बात करें तो वो 50% जो है वो आपको कम होता हुआ नज़र पड़ेगा, जो एक पॉजिटिव है कैश फ्लो के लिहाज से। लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, CNBC आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, तो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर प्लेट जो आपके सामने आएगी। बिल्कुल, आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज वो नेटवर्क 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और इसकी ऑनरशिप और कंट्रोल इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के पास है जिसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। चलिए अब बुलेटिन में आपको बताते हैं कुछ राजनीतिक खबरें। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश समेत NDA शासन वाले दूसरे राज्य भी जल्द यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर सकते हैं। इधर CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय इस बारे में जल्द ही FAQs जारी कर सकता है। डिटेल्स लेते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं क्या जानकारी है आपके पास?
जी हाँ, जब से केंद्र सरकार ने पेंशन की नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया है, तब से कई राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, राज्यों के जो कर्मचारी हैं, वो फ़ोन करके पूछ रहे हैं क्या उन पर भी ये लागू होगी क्या स्कीम। तो बता दूं कि राज्य सरकारों में भी ये स्कीम लागू हो सकती है, शर्त यह है कि उनकी राज्य सरकार इस स्कीम को लागू करने का ऐलान करे। अभी फिलहाल महाराष्ट्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया है और सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सरकार भी इस नई स्कीम को लागू करने का ऐलान कर सकती है और धीरे धीरे करके भाजपा शासित जितने भी राज्य सरकारें हैं या फिर भाजपा के सहयोगी दलों के साथ जो सरकार चल रही है यानी एनडीए शासित जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपने यहाँ बहुत जल्द यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर सकती हैं और इसका ऐलान बहुत जल्द होता हुआ आप देखेंगे। और उसके बाद ये उन राज्य सरकारों के कर्मचारियों के ऊपर भी स्कीम के प्रावधान लागू हो जाएंगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारे मन में दुविधाएं हैं, तो उन सारे सवालों का एक FAQs तैयार किया जा रहा है वित्त मंत्रालय की तरफ से। ये FAQs अगले कुछ घंटों में, अगले 1 से 2 दिन में वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया जा सकता है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि इसके अभी मोटे मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसकी गाइडलाइंस को मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है। गाइडलाइंस अभी तैयार किया जा रहा है, गाइडलाइंस तैयार करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो अगले कुछ हफ्तों में या 1 महीने में गाइडलाइंस, इसकी डिटेल गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये नई स्कीम आपके लिए कितनी फायदेमंद है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला है, क्या है पेंशन की प्रेशर पॉलिटिक्स? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो सरकार ने पेंशन की ये जो नई स्कीम पेश की है वो पहले की 2 स्कीम्स एनपीएस और 2004 के पहले वाली ओल्ड पेंशन स्कीम से कई मायनों में अलग है। आखिर तीनों स्कीमों में क्या कुछ अंतर है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। सरकार ने जिस नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान किया है वो यूपीएस आखिर मौजूदा एनपीएस से कैसे अलग है, 2004 से पहले वाले ओल्ड पेंशन स्कीम से कैसे अलग है, इसकी तुलना आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो है आपको पेंशन की गारंटी की। तो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसका सरकार ने अभी ऐलान किया है, उसके तहत कम से कम 50% पेंशन की गारंटी दी गई है। लेकिन ये 50% क्या होगा, आप रिटायर होने से पहले पिछले 12 महीने में जितना आपको सैलरी मिली है उस सैलरी के बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा और उसका 50% लिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि 25 साल की नौकरी कम से कम होनी चाहिए। एनपीएस में ऐसी कोई गारंटी थी ही नहीं। अब ओपीएस में क्या था, मामला अलग था। ओपीएस में आपको पेंशन जो मिलता था वो बेसिक और डीए का दोनों मिला करके, यानी जिस दिन आप रिटायर कर रहे हैं उसके पिछले महीने में आपने जितनी भी सैलरी पाई हो बेसिक और डीए मिला करके तो उसका 50% आपको पेंशन मिलता। लेकिन ये 50% मिनिमम नहीं होता, ना तो मैक्सिमम होता, 50% फिक्स होता। ध्यान दीजिए, यूपीएस में मिनिमम 50% की बात की गई है। दूसरा, यूपीएस में जहां कम से कम 25 साल की नौकरी की बात की गई है, ओपीएस में वहां कम से कम 20 साल की नौकरी की बात की गई है। चलिए अब दूसरा अंतर देखते हैं आपको, वो है कंट्रीब्यूशन को लेकर के। ये काफी विवादास्पद मुद्दा रहा है। तो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा करके, जो पहले 14% था एनपीएस में, बढ़ा करके 18.5% कर दिया है। कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में भी 10% था, अभी भी नई स्कीम में 10% रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। और एक बात, हाँ, हर 3 साल बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी, क्या कंट्रीब्यूशन सरकार को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। घटाने की बात तो नहीं होगी, ना तो कर्मचारी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय देता ही नहीं था, सिर्फ सरकार को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था। अब आइए मिनिमम पेंशन। यूपीएस के तहत कम से कम 10,000 मिनिमम पेंशन की गारंटी थी, ओपीएस के तहत 9,000 की गारंटी थी। यूपीएस के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी की जरूरत है, इसमें भी 10 साल नौकरी की जरूरत है ओपीएस के तहत मिनिमम पेंशन के लिए। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। अब आइए वो है फैमिली पेंशन। पेंशन धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस पर आश्रित कोई होते हैं तो उनको फैमिली पेंशन मिलता है। तो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही प्रावधान यूपीएस में कर दिया गया है, यानी आखिरी पेंशन का 60% मिलेगा। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं, यानी यूपीएस में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जो कि यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर का है। आगे आइए, वो है आपको एक मुश्त रकम। जी हाँ, जब कोई रिटायर करता है सरकारी कर्मचारी तो उसको एक मुश्त रकम मिलती है। और रकम कितनी मिलेगी, वो एनपीएस के तहत तो कुछ प्रावधान था ही नहीं, लेकिन यूपीएस के तहत प्रावधान किया गया। वो ये है कि आपकी जो मासिक सैलरी होगी हर 6 महीने की नौकरी के आधार पर, हर 6 महीने की नौकरी पर 1 महीने की सैलरी का 1/10 यानी 10वां हिस्सा आपको मिलेगा। ग्रेच्युटी भी मिलेगी, मिनिमम पेंशन की गारंटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत क्या था
एम्प्लॉय ने अपने नौकरी के दौरान जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है उसका 100% आपको मिल जाएगा। रिटायरमेंट करते ही पूरा कंट्रीब्यूशन आपको वापस कर दिया जाएगा ब्याज समेत, और ग्रेच्युटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो 40% तक पेंशन ले सकते हैं, ये भी खासियत थी। तो ओपीएस के तहत एक मुश्त रकम का प्रावधान ये था और यूपीएस के तहत प्रावधान ये है, दोनों में अंतर है। अब आइए अगला मुद्दा देखते हैं, वह है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता ओपीएस के तहत पहले डियरेंस रिलीफ मिलता था, एनपीएस के तहत नहीं था। अब नई स्कीम में सरकार ने इसको वापस से जोड़ दिया है। अब चलिए, अब है दूसरा मुद्दा, आपको है खासतौर से वीआरएस को लेकर के। बहुत सारे लोग वीआरएस भी लेते हैं, तो वीआरएस में 60 साल की उम्र में पेंशन मिलेगा। वीआरएस ले लीजिए, लेकिन जैसे आपकी उम्र 60 साल की होगी, नई स्कीम के तहत आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ओपीएस के तहत क्या था कि वीआरएस लेते हैं तो अगर 20 साल की नौकरी है आपकी, तो बेसिक प्लस डीए का 50% आपको पेंशन शुरू हो जाएगा। तो दोनों में वीआरएस लेने पे फर्क है। अब आइए कि यूपीएस लागू किन पर होगा। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हम पर लागू हुआ, क्या हम पे लागू हुआ। तो बता दूं कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उन पर लागू होगा, बशर्ते कि उनकी सरकार ये फैसला लेती है। तो सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा, और निजी कर्मचारी, हम जैसे निजी कर्मचारी, उन पर भी ये लागू नहीं होगा। बिल्कुल साफ साफ सुन लीजिए। और एक और बात, जो नई स्कीम है उसकी कुछ खासियत है। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। जो लोग एनपीएस को चुन चुके हैं वो भी चाहे तो नई स्कीम में शामिल हो सकते हैं। जो लोग एनपीएस के तहत 2004 के बाद रिटायर हो चुके हैं वो भी चाहे तो नई स्कीम को चुन सकते हैं। ऐसी सूरत में इनको सरकार ब्याज के साथ एरियर का भुगतान करेगी। तो ये पूरा है आपको पेंशन का पेच जो आपको सुलझा दिया है मैंने। मुझे लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम से कितनी अलग है यूपीएस और क्या है इसके नफा नुकसान, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। पहली लिस्ट आते ही आज बीजेपी दफ्तर पर खूब बवाल हुआ। हमारे संवाददाता तेजेंद्र सिंह जम्मू बीजेपी ऑफिस से जुड़ रहे हैं, उन्हीं से ही ताजा हालात का जायजा लेते हैं। तो तेजेंद्र बताएं, अब जो संशोधित लिस्ट सामने आई है, क्या बीजेपी कार्यकर्ता उस लिस्ट से संतुष्ट है? जो हंगामा सुबह से हम देख रहे थे, क्या वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, सुबह से बीजेपी ऑफिस में यहाँ पर हंगामा चल रहा है। जब पहली लिस्ट सामने आई जिसमें तीनों फेजेस के लिए लगभग 44 कैंडिडेट्स का नाम बीजेपी ने घोषित किया, उसमें कई ऐसे सीनियर लीडर हैं जो पिछले 30 40 साल से बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, जिनमें बीजेपी के फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, सतपाल शर्मा जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कई फॉर्मर कैबिनेट मंत्री, उनके नाम भी ड्रॉप कर दिए थे। तो उसके बाद बीजेपी ऑफिस जम्मू में यहाँ पर काफ़ी बवाल था। फिर कुछ देर बाद बीजेपी ने वो जो लिस्ट थी उसे विड्रॉ किया और ये कहा कि संशोधित लिस्ट जो है वो फिर से जारी की जाएगी। उसके बाद एक लिस्ट आती है जिसमें फर्स्ट फेज़ के लिए, क्योंकि फर्स्ट फेज़ की जो नॉमिनेशन है कल उसका लास्ट डे है, तो फर्स्ट फेज़ के लिए पहले 15 लोगों की सूची सामने आती है, फिर उसके बाद एक नाम और ऐड किया जाता है। तो अभी बीजेपी 16 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी जो फर्स्ट फेज़ है, लेकिन उसमें भी कई सीनियर लीडर्स जो हैं बीजेपी के, जो पिछले कई सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं और कई बीजेपी में ही बड़े बड़े ओहदों पे वो लोग थे, लेकिन उनके नाम ड्रॉप कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पर बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट भी किया। उन्होंने ये कहा कि उनके जो सीनियर लीडर्स हैं, जो उनके जिनके वो सपोर्टर्स हैं, उनके नाम को ड्रॉप किया। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ। हालांकि बीजेपी ने कोशिश तो की कि उन लोगों को प्लेकेट करने की, उन लोगों को ये आश्वासन देने की कि उनका नाम जो है हो सकता है अगली लिस्ट में आए, लेकिन ये जिसे कहते हैं उन्हें सिर्फ प्लेकेट करने की कोशिश की। वैसा अभी कुछ नहीं होगा। जो फाइनल लिस्ट है 16 लोगों की वो सामने आ चुकी है, जिन्हें बीजेपी यहाँ पर पार्टी कैंडिडेट जो असेंबली इलेक्शंस में खड़ा करेगी। जी ठीक है, ओके, ठीक है तेजिंदर, तो आप खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे श्री कृष्ण की भक्ति के रंग। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज पूरा देश श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है। पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मना रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से लेकर गुजरात के द्वारका तक मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए देश विदेश से भक्तों का तांता लग रहा है। मंदिरों में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कान्हा का आज 5251वां जन्मोत्सव है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में 5251 दिए जलाए गए हैं। इसी के साथ गर्भगृह को कारागार की तरह सजाया गया है। अब आपको लेकर चलते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, जहां मंदिर दुल्हन की तरह सजे हुए हैं। बाजारों में रौनक देखते ही बनती है। भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए भक्तों का सैलाब मथुरा में उमड़ पड़ा है। जन्माष्टमी के मौके पर देश विदेश से भक्त मथुरा आए हुए हैं। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं देश भर से अलग अलग मंदिरों से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम। गुजरात के द्वारका में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। द्वारकाधीश मंदिर में रंग बिरंगी रोशनी से सजावट की गई है। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर विशेष भस्म आरती की गई। दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, नोएडा सब जगह गजब की रौनक है। बड़ी तादाद में भक्त मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में, जहां पर आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। जन्माष्टमी के मौके पर खास तौर पर जो विशेष मंदिर है वहां पर फूलों की सजावट की गई है। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता यहां लगा हुआ है। देखिए इस्कॉन से खास मेरी ये रिपोर्ट। हरे कृष्ण हरे राम यही धूम है आज जन्माष्टमी के मौके पर। और मैं मौजूद हूँ ईस्ट ऑफ कैलाश में इस्कॉन मंदिर में, और हम आपको पहले दर्शन कराएंगे ठाकुर जी के। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ आज जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ पर फूलों से सजावट की गई है। और आज सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली से बाहर, अगर हम फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव, नोएडा, यहाँ से भी जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। और ये जो भव्य नजारा है आप सीधा देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई है, जिसमें भक्त लंबी लाइनों में लगकर आज जन्माष्टमी के मौके पर पहुंच गए हैं। और देख सकते हैं ये इस्कॉन मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश में है। और सुबह से ही हमें ये जानकारी दी गई है कि सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। और यहाँ पर व्यवस्था आज के दिन अलग से की गई है, अलग अलग लाइनें लगाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। और चूंकि सबसे पुराना ये मंदिर है ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन का, और हजारों की तादाद में यहाँ पर भक्त आते हैं आज के दिन ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।